आज हमारे लोगों को जब आप समझाने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, डेली वेजेस हमें कुछ मिलेगा क्या, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या, आप लोग जो कर रहे हैं उसमें हमारा खाने का व्यवस्था होगा क्या, रोजी रोटी की व्यवस्था होगी क्या, डेली वेजेस का व्यवस्था होगा क्या, हमें जॉब लगेगा क्या। पहले के लोग और आज के लोग, उनके सोच में बदल आ गया। पहले जो लोग हक और अधिकार की बात करते थे और अभी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। अभी हमारे लोग रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, मतलब उनका डिग्रेडेशन, ब्राह्मणों ने उनका लेवल खत्म कर दिया, सोचने का लेवल खत्म कर दिया। पहले हक और अधिकार की बात होती थी, अधिकार की बात होती थी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसे हमारे लोगों को अधिकार मिले, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बुक है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। अगर ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी, कांग्रेस, गांधी जी को आप लोग ने महात्मा, अभी किसी ने तो महात्मा कहा यहाँ पर, वो महात्मा कहने के लायक नहीं है, शैतान है। इंडिया का सबसे बड़ा शैतान, इंडिया का सबसे बड़ा घटिया आदमी। वो ये बुक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना घटिया आदमी था। बुक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि 21 टाइम उन्होंने, गांधी जी ने उपोषण किए, आमरण अनशन किए। बाबा साहब का आंदोलन अगर आप देखते हैं तो मनुस्मृति के विरोध में संविधान का आंदोलन है। मनुस्मृति के विरोध में संविधान का, पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई। संविधान बाद में लिखा। संविधान लिखने के लिए 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान लिखने के लिए। संविधान लिखने के पहले हमें अधिकार, जो आइडेंटिटी है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो अधिकार मिलने के पहले आइडेंटिटी मिलना, आइडेंटिटी समझना जरूरी है। आपको, हमें आइडेंटिटी कैसे मिली, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को, बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मणों का सबसे बड़ा लीडर, जब वो मर गया बाल गंगाधर तिलक, उसके पहले बाल गंगाधर तिलक 1920 के पहले बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते थे, दिल्ली, तंबोली, गुरबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। अनटचेबल के बारे में तो उन्होंने अनटचेबल का नाम ही नहीं लिया। तेली, तंबोली, कुनबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, ये कब बोल रहे हैं, 1920 के पहले। उस वक्त हमें वोटिंग का राइट नहीं मिला था। उस वक्त हम लोगों को वोटिंग का राइट नहीं मिला था। वोटिंग का राइट मिलने के पहले ब्राह्मण हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। एक पॉइंट, ब्राह्मणों के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा उसी वक्त, उस वक्त, जिस वक्त ये जो बाल गंगाधर तिलक ऐसा बोल रहे हो, प्रिवी काउंसिल मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कलकत्ता राजधानी और कैपिटल था उस समय के लिए, तो कलकत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट में, प्रिवी काउंसिल में, जिसको सुप्रीम कोर्ट को प्रिवी काउंसिल बोलते थे ब्रिटिश पीरियड में, तिलक ये बोल रहा है कि दिल्ली, तंबोली, गुरबटों को संसद में जाकर के हल चलाना है। यहाँ कलकत्ता में, बांग्ला में, यहाँ क्या बोल रहा है ब्रिटिश लोग, एक विदेशी दूसरे विदेशी के लिए क्या बोल रहा है, ब्राह्मण एज अ जज, ब्राह्मण के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है। आप सोचिए, ब्राह्मण एज अ जज, जज के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, न्यायिक चरित्र नहीं है। ये 1920 के पहले की बात है, जिस वक्त हमें वोटिंग का राइट नहीं था। वोटिंग का राइट कब मिला, 1932 में, 1932 के दरमियान, जो 1930, 31, 32 के दरमियान जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अनटचेबल लोगों को, ये इन लोगों को पहली बार रिकॉग्नाइजेशन मिला, पहचान मिली। पहचान के बाद अधिकार होता है। आज जो SC ST के बारे में कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, कोटे में कोटा मिलने के पहले
पहचान मिलने के बाद क्या हुआ ये समझना जरूरी है। पहचान मिली पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहचान मिली, रिकग्नाइजेशन मिला। रिकग्नाइजेशन किसके लिए मिला? हक और अधिकार के लिए। आज हमारे लोगों को जब हम समझाने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, डेली वेजेस हमें कुछ मिलेगा क्या, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या, आप लोग जो कर रहे हैं उसमें हमारा खाने का व्यवस्था होगा क्या, रोजी रोटी की व्यवस्था होगी क्या, डेली वेजेस का व्यवस्था होगा क्या, हमें जॉब लगेगा क्या। पहले के लोग और आज के लोग, उनके सोच में बदल आ गया। पहले क्या, पहले जो लोग हक और अधिकार की बात करते थे और अभी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। अभी हमारे लोग रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, मतलब उनका डिग्रेडेशन, ब्राह्मणों ने उनका लेवल खत्म कर दिया, सोचने का लेवल खत्म कर दिया। पहले हक और अधिकार की बात होती थी, अधिकार की बात होती थी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसे हमारे लोगों को अधिकार मिले, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बुक है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। अगर ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी, कांग्रेस, गांधी जी को आप लोग ने महात्मा, अभी किसी ने तो महात्मा कहा यहाँ पर, वो महात्मा कहने के लायक नहीं है, शैतान है। इंडिया का सबसे बड़ा शैतान, इंडिया का सबसे बड़ा घटिया आदमी। वो ये बुक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना घटिया आदमी था। बुक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि 21 टाइम उन्होंने, गांधी जी ने उपोषण किए, आमरण अनशन किए। 1919 को गांधी जी की एंट्री कांग्रेस में होती है। 1919 में 1915 को गांधी इंडिया में आए अफ्रीका से। इंडिया में 1915 तक गांधी नहीं थे। 1894 से लेके 1915 तक, 1915 तक गांधी जी बाहर थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 के बाद हर साल कांग्रेस के कन्वेंशन हो रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी हमारे हितों के बारे में डिस्कशन नहीं किया, हमारे हितों के बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं किया। बाल गंगाधर तिलक बनने के बाद कांग्रेस ने, गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक मरने के बाद उन्होंने क्या कहा? तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड के नाम से उन्होंने 1,25,00,000 कलेक्शन किया। किसके नाम से? आजादी के नाम से। 1,25,00,000 कॉमन लोगों से कलेक्शन का क्या हुआ? वो सारा का सारा कांग्रेस को गया। तो 1922 से लेके 1924 तक 2 साल गांधी जी जेल में थे। ब्रिटिश लोगों के विरोध में जो काम कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1924 को बाहर आने के बाद उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए, तो 2 टुकड़ों को समझाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई। और जब हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें हमारे लोगों को हक और अधिकार मिले, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने आमरण अनशन घोषित किया। मतलब हमारे लोगों को राइट्स एंड रिकग्नाइजेशन मिलने के बाद गांधी जी ने आमरण अनशन घोषित किया। 20 सितंबर 1932 से लेके 24 सितंबर 1932 4 दिन आमरण अनशन किया और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को साइन करना पड़ा। मतलब आप सोचिए कि जो ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड में 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी में, जो 20वीं सदी है, 20वीं सदी के दौरान और महात्मा फुले के आंदोलन के बाद, महात्मा फुले ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के बाद, महात्मा फुले का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के बाद जो भारत में मूवमेंट खड़ी होती है वो नॉन प्राइमरी मूवमेंट। और मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉन प्राइमरी मूवमेंट का मतलब क्या है? जो 2000 साल से जो लोग ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से जिन लोगों को अन्याय अत्याचार हो रहा था 2000 साल,
लोगों को ब्रिटिश लोगों की वजह से लड़ने का मौका मिला, ब्राह्मणों की व्यवस्था के विरोध में भिड़ने का मौका मिला। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में, 20वीं सदी का मतलब क्या है, 1901 से लेके 2000, 19वीं सदी के शुरुआती दौर में हमारे लोगों को नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के तहत, एससी एसटी ओबीसी लोगों ने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के तहत ब्राह्मणों की व्यवस्था को चैलेंज किया। आप ये बात अगर आप देखेंगे, पेरियार रामास्वामी का आंदोलन, नारायण गुरु का आंदोलन, महात्मा फुले का आंदोलन, इधर हरिचंद गुरुचंद ठाकुर इनका आंदोलन, पूरे भारत भर में ये सारा आंदोलन चल रहा था। और उसी आंदोलन के बदौलत जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने आंदोलन शुरू किया, ये एक आंदोलन इस वजह से क्या हुआ था, जो 2-3 हजार साल जो हमारे लोगों का, जो हमारे लोग उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा था, 2000 साल 3000 साल, ये डार्क एज था, अंधार युग था। ये इस अंधार युग में हमारे लोग जी रहे थे। उनको फंडामेंटल राइट्स क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, मानवीय अधिकार क्या है, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इतने लेवल पर उनको गिराया गया था। और ऐसे समय में एक महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लोगों को लीड कर रहे थे। और वो जब वो लड़ाई पूरे भारत भर में, पूरा आपने देखा होगा कि ये जो संवैधानिक लड़ाई चल रही थी, हक और अधिकार की लड़ाई चल रही थी भारत में, उसका विरोध शुरुआती दौर में कांग्रेस, गांधी, ब्राह्मणों ने शुरुआती दौर में निगलेक्ट किया। उनके आंदोलन को, बाबा साहब के आंदोलन को शुरुआती लेवल पर निगलेक्ट किया। और बाद में उनको पता चला कि इन लोगों को हक और अधिकार मिल रहे हैं, पहचान मिल रही है, रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, राइट्स मिल रहे हैं। तो फास्ट अनटू द डेथ, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि हमारे वोटिंग का राइट मिलने के पहले बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह से हमें, वोटिंग का राइट मिलने के पहले बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण किस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। गांधी, जब हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड मिला 17 अगस्त 1932 को, 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड मिला। उसमें हमारी 4 मांगे पूरी हुई, सेपरेट इलेक्टोरेट, अडल्ट फ्रेंचाइज, डबल वोटिंग हुआ और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ये 4 मांगे हमें मिली, मंजूर हुई। इसके विरोध में गांधी ने आमरण अनशन किया। और आमरण अनशन करने के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या हुआ, ज्वाइंट इलेक्टोरेट हुआ। तब से चमचा एज में, ये जो हमें दिखाई देता है चमचा एज में, जो हमारे लोग हैं जो चुनकर जाते हैं, वो चमचा में रूपांतर होता है उसका। तो कहने का मतलब क्या है कि 17 अगस्त 1932 को जो हमें हक और अधिकार मिले, उसके अगेंस्ट में गांधी ने काम किया, कांग्रेस में काम किया। उसके बाद संविधान सभा में संविधान लिखने के लिए, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में पहली बार 1935 में हमारे लोगों को जो फंडामेंटल राइट, जो वोटिंग का अधिकार है, वो वोटिंग का अधिकार 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में इंक्लूड हुआ। 1937 में हम लोगों ने वोटिंग का राइट एक्सरसाइज किया। 1937 में हम लोगों ने वोटिंग का राइट इंडिया में एक्सरसाइज किया। 1937 में एक्सरसाइज करने के बाद हमें दिखाई देता है कि भारत जो आंदोलन बाबा साहब निर्माण करना चाहते थे, उस आंदोलन के तहत हमें दिखाई देता है 1942 के बाद, 1942 में जो बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो आंदोलन, जो नेशनल लेवल का जो बाबा साहब ने नागपुर में आंदोलन कॉल किया, उस आंदोलन की ताकत देखने के बाद बाबा साहब को वाइसरॉय काउंसिल में लिया जाता है। अभी यहाँ क्या होता है, मतलब जो आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे हैं 1945 में, ये बुक 1945 में लिखा गया, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे हक और अधिकार के साथ किस तरह से बदमाशी हुई। बाबा साहब ने बुक लिखने के बाद बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना था, तो यहाँ से बाबा साहब को चुनकर भेजा बंगाल से। जिन जिलों ने बाबा साहब को चुनकर भेजा, क्या हुआ उनका, खुलना, जसोर, फरीदपुर, जालौर, ब्राह्मणों ने इंडिया पाकिस्तान करके वो बांग्लादेश को दे दिया। वहां से जो लोग बचकर आए उनको रेफ्यूजी करके मारा।
उनकी महिलाओं को सोनागाछी जो एरिया है, सोनागाछी आपने देखा होगा हावड़ा के पास कलकत्ता में, सोनागाछी एरिया में जो महिलाएं, जो अनटचेबल लोगों की महिलाएं जो वहां से भागकर आई, उनके जो हस्बैंड, उनके जो पति जो मर गए एज ए रेफ्यूजी, वो सोनागाछी में वो वेश्यावृत्ति के काम करने लगे। मतलब जिन लोगों के वजह से बाबा साहब को संविधान सभा में बाबा साहब गए, संविधान लिखा, और संविधान लिखने के बाद हमारे हक और अधिकार को हमने पाया। जो 2000 साल हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा शस्त्र संपत्ति का अधिकार नहीं था, शिक्षा शस्त्र संपत्ति का अधिकार 2000 साल नहीं था। मतलब जो शासक होता है दुनिया में, जो भी शासक होता है, शासक के पास 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, शिक्षा शस्त्र संपत्ति। ब्राह्मणों ने क्या किया? बुद्धा का बुद्धि, सम्राट अशोका का शस्त्र, सम्राट अशोका के अधीन जो राजा थे उनकी संपत्ति, इस वजह से हम लोग शासक थे। मनुस्मृति ने क्या किया? ये सारा छीन लिया। जो भी छीन लिया था वो सारा संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट में डाला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2000 साल जो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के माध्यम से जो छीन लिया था वो सारा संविधान फंडामेंटल राइट में डाला। अभी फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 13 देखिए। आर्टिकल 13 में क्या लिखा है? आर्टिकल 13(1) में ये लिखा है कि पूर्व में जितना जो भी कानून थे, रूढ़ी परंपरा नियम कस्टम ट्रेडिशन कानून, 26 जनवरी 1950 से उसको जीरो किया जाता है। 13(1) में लिखा, मतलब जो मनुस्मृति ने जो लॉ जो कानून बनाए थे वो कानून आज से जीरो किए जाते हैं। आर्टिकल 32 में क्या लिखा? भविष्य में भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। तो पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया? उनका जो मनुस्मृति का जो लॉ है, जो रूढ़ी है परंपरा है, जो नियम है कानून है, वो कानून को पूरा, उनके बिल्डिंग को पूरा गिरा दिया, उनके ढांचे को पूरा गिरा दिया। फिर आर्टिकल 14 लिख दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने कोई भी उच्च नहीं है, कोई भी नीच नहीं है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में क्या लिखा? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, रिलीजन के नाम से, कास्ट के नाम से, या स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा इसके नाम पर। तो इस तरह से जो संविधान लिखा गया, आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में अपॉर्चुनिटी इन सर्विसेज, हमारे लोग जो सर्विस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं था 2000 साल, अपॉर्चुनिटी इन सर्विसेज, दैट टू एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के तहत। मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो संविधान का हमारे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला। संविधान के लिए जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, बाबा साहब को चुनकर भेजा, उन्होंने उनको क्या किया? इंडिया पाकिस्तान कर दिया। इंडिया पाकिस्तान मतलब संविधान जो बना वो देश के 2 टुकड़ों पर बना। तो बाबा साहब के आंदोलन को 1952 में क्या हुआ? बाबा साहब के आंदोलन के साथ भी उन्होंने प्लान किया, ब्राह्मणों ने 1952 में बाबा साहब को हरवाया, 1954 में बाबा साहब को हरवाया, 1956 को बाबा साहब को मरवाया, और बाबा साहब को मारने के बाद बाबा साहब का आंदोलन तबाह बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद बाबा साहब के जो अनुयायी थे उन्होंने क्या किया? 13 अक्टूबर 1957 को आरपीआई बनाया। 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई बनाया। नेक्स्ट ईयर 1958 को आरपीआई के 2 टुकड़े हो गए। 1966 में 4 आरपीआई बन गए। तो बाबा साहब ने जो आंदोलन निर्माण किया था वो सारा आंदोलन तबाह बर्बाद हो गया। मतलब जो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वो आंदोलन का उद्देश्य समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना ये उद्देश्य था, और उस आंदोलन को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया दुश्मनों ने। उसको 1972 में आते
दलित पैंथर का निर्माण होता है, दलित पैंथर के 6 टुकड़े होते हैं। और फिर बामसेफ का 6 दिसंबर 1973 को निर्माण हुआ। बामसेफ का कंस्ट्रक्शन किया जाता है 6 दिसंबर 1973 बीजारोपण 73 को बीजारोपण करने के बाद 1978 को बामसेफ का बर्थ घोषित किया जाता है। और बामसेफ का बर्थ घोषित करने के पीछे का मकसद क्या? बामसेफ का जन्म घोषित करने के पीछे का जो मकसद है वो मकसद ये है, पीपल whose non-political roots are not strong cannot success politically। गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत किए बिना राजनीति सफल नहीं होगी। ये मकसद उसके बामसेफ के बर्थ को लेके शुरू किया। और उसके तहत क्या हुआ, पूरे भारत भर में नॉन पॉलिटिकल रूट स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है? टाइम देने वाले लोग, टैलेंट देने वाले लोग, टाइम, टैलेंट, वर्क, मनी, स्किल। तो ये सारा पूरे भारत भर में आंदोलन शुरू हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? जिस तरह से महात्मा फुले का आंदोलन शेठजी भट्टजी विरुद्ध शूद्र अतिशूद्र था, बाबा साहब का आंदोलन मनुस्मृति के विरोध में संविधान था, उस तरह से एक आंदोलन बामसेफ से भी निर्माण हुआ। वो आंदोलन क्या हुआ? 1585 का नारा लग गया, बहुजनों का नारा लग गया। और अभी आपने सुना होगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये पूरे भारत भर में नारा लग गया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 1585 का नारा लग गया। मतलब जो आंदोलन कांचीराम साहब ने आगे लाया और एक सामाजिक लेवल पर जो बामसेफ का आंदोलन था, उस आंदोलन से पूरे भारत भर में हलचल मच गई। आपने देखा होगा उस आंदोलन का नतीजा क्या हुआ, हमें क्या दिखाई देता है कि भारत के राजनीति में उथल पुथल हो गई। भारत के राजनीति में उथल पुथल हो गई का मतलब क्या है कि कांचीराम साहब ये बोलते थे 1998 में, जैसे जैसे बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई तो असेंबली का एज कम होने लगा, पार्लियामेंट का एज कम होने लगा। असेंबली का एज कम होने लगा मतलब क्या है? जो असेंबली 5 साल चलती थी, जो पार्लियामेंट 5 साल चलती थी, वो चलना खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते थे, वोटिंग का जो अधिकार था, उस अधिकार मिलने के बाद हम लोग 1984 तक हमारे लोगों ने क्या किया? शासक चुनने का काम किया। वोटिंग का अधिकार केवल अधिकार नहीं है, वोटिंग के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक है शासक बनना, एक है शासक चुनना। तो 1984 के बाद, 1989 के बाद हमें क्या दिखाई देता है? जो दबे कुचले लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया भारत में शुरू हो गई। और शुरू होते ही बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया भारत में शुरू होती ही क्या हुआ? एकदम पूरे भारत में पॉलिटिकल लेवल पर भूचाल आया। पॉलिटिकल लेवल पर भूचाल आया का मतलब क्या है? जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग, जिन लोगों को कोई कुत्ता नहीं पूछता था, वो लोग एमपी बनने लगे, एमएलए बनने लगे, उनका राष्ट्रीय दल निर्माण होने लगा, पॉलिटिकल लेवल पर उनका राष्ट्रीय नेतृत्व विकास निर्माण होने लगा, विकास होने लगा। तो ये सारा होने के पीछे का कारण क्या है? ये आंदोलन है। ये जो आपको दिखाई देता है आज के तारीख में, जो छोटे छोटे दल दिखाई देते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के, ये इसके पीछे सामाजिक आंदोलन है। ये इसके पीछे जो वर्क हुआ, जो वर्क का मकसद रखा, बामसेफ का मकसद क्या रखा? एक तो सामाजिक बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन कब होगा? व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? टाइम देने वाले लोग, टैलेंट, वर्क, मनी, स्किल देने वाले लोग। पीपल whose non-political roots are not strong cannot succeed politically। DS4 बनाया 6 दिसंबर 1981 को। DS4 बनाने के पीछे का मकसद क्या था? पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। तो ये सारा आपने अगर हमें इतिहास में अगर देखेंगे तो हमारे लोगों को पूरे भारत भर में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के अंदर लीडरशिप डेवलप होने लगा। पूरे भारत भर में हमारा आंदोलन जैसे जैसे फैल रहा था, मजबूत हो रहा था, वैसे वैसे जैसे कि कांचीराम साहब बोलते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे ये सारा हो रहा था
तो ब्राह्मणों की नींद खराब हो गई थी। तो ब्राह्मणों ने पॉलिसी बनाई, और उन्होंने पॉलिसी क्या बनाई, तो 2004 में उन्होंने ईवीएम लाया। आप देखते होंगे कि 2004 में जैसे ईवीएम आया, जब बैलेट से चुनाव होता था तो क्या होता था, बैलेट से चुनाव होता था तो हमारे लोग, हमने देखा कि उनका यूपीए हुआ, उनका एनडीए हुआ, सरकारें गिरने लगी, 2-2, 3-3 साल के अंदर सरकारें गिरने लगी। तो ये सारा नतीजा हुआ, ये केवल वोटिंग के अधिकार के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है, और जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी हिस्सेदारी की बात होने लगी। मंडल कमीशन के 300 प्रोग्राम लगे। इस तरह से जागृति का अभियान पूरे भारत भर में होने लगा। उसका नतीजा क्या हुआ, अस्थिर सरकार, सरकारें अस्थिर होने लगी। सरकारें जो जिसको कहा जाता है अनस्टेबल गवर्नमेंट होने लगी। 1998 और 99 तक आपने अगर देखा होगा तो एक वोट से सरकार गिर रही थी, एक वोट से सरकार गिर रही थी। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, क्योंकि ब्राह्मण जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, आज के तारीख में ब्राह्मण का जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट पर ब्राह्मण का कब्जा है। और वो कब्जा किस तरह से बरकरार है, मनी माफिया, मीडिया एंड अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वो कब्जा ब्राह्मणों ने बरकरार किया हुआ है। वो कब्जा मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से अल्पसंख्यक 3.5% ब्राह्मण, अभी आपने आपके बंगाल से जो लगा हुआ देश है बांग्लादेश, जो कभी इसका ही पार्ट था, वहां पर स्टूडेंट्स लोगों ने आंदोलन किया और प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा। उनके एक्स आर्मी चीफ को उन्होंने उल्टा लटकाया, मारकर उल्टा लटकाया, डिफेंस मिनिस्टर को मारकर उल्टा लटकाया। ये आंदोलन का नतीजा है। तो 2000 इंडिया में क्या हुआ, इस आंदोलन को 2004 से रोक लगाई। 2004 ब्राह्मणों ने ईवीएम लाके क्या किया, आंदोलन को रोक कैसे लगाई। 2004 स्टेबल गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में, 2009 स्टेबल गवर्नमेंट, 2014 स्टेबल गवर्नमेंट बीजेपी, 2019 स्टेबल गवर्नमेंट सेंटर में बीजेपी, 2024 सेंटर में बीजेपी। तो ये सारा मनी माफिया मीडिया के माध्यम से, मनी माफिया मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में जो हम लोग नेशनल लेवल पर जो एजिटेशन कर रहे हैं, उसका नतीजा आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। हम लोग आने वाले समय में किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे, क्योंकि 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, ईवीएम से घोटाला किया, उसके सारे सबूत हमारे पास है। 2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया, उसके सारे सबूत हमारे पास है। 2014 में कांग्रेस ने घोटाला किया, बीजेपी ने घोटाला किया, कांग्रेस नहीं बीजेपी को कहा अभी आप घोटाला करो। 2014 का जो घोटाला है, 2014 का इलेक्शन होने के बाद 9 लाख मशीनों को स्क्रैप घोषित किया 2014 को। जिस मशीनों में ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ, जिन मशीनों में धांधली के सबूत थे, 9 लाख मशीनों को कबाड़ घोषित किया चुनाव आयोग ने। 2019 में क्या हुआ, 2019 का जो चुनाव है, 2019 में केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया, केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया। 7 फेज में इलेक्शन हुआ, 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया, और वो भी 330 सीट में लगभग 373 सीट में से 4 फेज में 373 सीट में से 220 सीट पर ज्यादा वोट निकले, 153 सीट पर कम वोट निकले। इतना बड़ा घोटाला। इस घोटाले के विरोध में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, केवल बामसेफ ने, मेश्राम साहब ने, माननीय बाबू मेश्राम साहब ने जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1 साल भर यात्रा निकाली। लास्ट ईयर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली, ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा। मतलब पिछले 10 साल से मेश्राम साहब ईवीएम के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं, ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग को बोल रहे हैं,
और लाइव बोल रहे हैं ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ये पूरे भारत भर में बोल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक एफआईआर भी नहीं किया चुनाव आयोग ने। आप सोचिए कि किस तरह से ये बदमाशी हो रही है। मैं आपको बोल रहा था कि आउट ऑफ 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया चुनाव आयोग के वेबसाइट पर। आप अगर जाएंगे 1 जून 2019 को ये लिखा जो रिजल्ट हम पब्लिश कर रहे हैं वो रिजल्ट ऑथेंटिक नहीं है। सरकार बन गई, सरकार चली, सरकार खत्म हो गई, रिजल्ट क्या लिखा है आज भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्या लिखा है 1 जून 2019 को ऐसा लिखा है कि जो रिजल्ट हम पब्लिश कर रहे हैं, जो आंकड़े हम पब्लिश कर रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, वो आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है। जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर महीने में एडीआर नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और केस फाइल करके ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन कब आंकड़े पब्लिश करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के आंकड़े जाहिर कब करेंगे। अभी तक वो केस पेंडिंग है। उतने में चुनाव आयोग ने जो वीवीपीएटी मशीन है, वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्ची है, वो सारी की सारी पर्चियां 4 महीने में नष्ट कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। सारे जो इलेक्शन कमिश्नर है स्टेट लेवल के, पूरे स्टेट लेवल के और यूनियन टेरिटरी के, उनको आदेश निकाल के सारी की सारी पर्चियां डिस्ट्रॉय कर दी। ये पर्चियां 4 महीने में डिस्ट्रॉय कर दी। धांधली हुई थी, गड़बड़ी हुई थी, इसलिए 4 महीने में डिस्ट्रॉय कर दी। चुनाव आयोग के मैनुअल में लिखा है 1 साल रखना कंपलसरी है, वो पर्चियां 1 साल रखना कंपलसरी है। वो जो ईवीएम वीवीपीएटी मशीन से जो निकलने वाली पर्ची है, रिसीट है, वो 1 साल रखना कंपलसरी है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। चुनाव आयोग ये संस्था आर्टिकल 324 के तहत 324 से लेके 329, अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो 324 से लेके 329 चुनाव आयोग जो संस्था है ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था उसको दायित्व है संविधान की रक्षा करना। संवैधानिक संस्था का दायित्व क्या है, संविधान की रक्षा करना। उस आर्टिकल 324 में क्या लिखा है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। मगर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है। चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है। अभी आप सोचिए कि चुनाव आयोग के विरोध में हम बोल रहे हैं, लाइव बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के विरोध में बोल रहे हैं। चुनाव आयोग के विरोध में माननीय वामन मेश्राम साहब ने 2016 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाला। चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाला। चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डालना बहुत बड़ी बात है और उस केस को जीतना उससे भी बड़ी बात है। 24 अप्रैल 2017 को चुनाव आयोग के विरोध में माननीय वामन मेश्राम साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जीता। अभी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जीतने का मतलब क्या होता है, आप लोग जो पूरे भारत भर में वीवीपीएटी मशीन आपको जो दिखाई देती है वो वीवीपीएटी मशीन आदरणीय वामन मेश्राम साहब की वजह से लगी। मगर आज भी वीवीपीएटी मशीन वेरीफाई नहीं कर रहे। आपका जो वोट है वो वोट कौन सा वोट है, फिजिकल वोट कौन सा है, जो बैलेट जो प्रिंट होके आता है, जो पर्ची में है वो आपका फिजिकल वोट है, उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है। आप समझ रहे हैं, जो फिजिकल वोट है उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है, जो डिजिटल वोट है उसकी काउंटिंग हो रही है। जो फिजिकल वोट है उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है और जो डिजिटल वोट है उसकी काउंटिंग हो रही है। पूरे वर्ल्ड के लोगों ने ईवीएम मशीन को, उनके कंट्री में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण ईवीएम मशीन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, ब्राह्मण की संख्या कम है, ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण बायडीएनए विदेशी है, ब्राह्मण 2000 साल का शासक है, ब्राह्मण 2000 साल का शासक है और ब्राह्मण ये जानता है कि ये मूल निवासी अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, क्योंकि ब्राह्मण जिनके पास नोट नहीं है वो नोटों की चोरी करता है, जिनके पास वोट नहीं है वो वोटों की चोरी करता है। तो ब्राह्मण के पास वोट नहीं है, घनश्याम साहब क्या बोलते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा।
ब्राह्मण के पास आज के तारीख में वोट नहीं है, क्या मतलब क्या है? 3.5% है। जिनका वोट 3.5% है, क्या वो जुडिशरी में, मीडिया में, पार्लियामेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग आ सकते हैं? उनका कंट्रोल हो सकता है? आज के तारीख में संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा का पूरा ब्राह्मण का कंट्रोल है। जुडिशरी का मतलब क्या है? आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 से लेके 147 सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ब्राह्मण का कब्जा। आर्टिकल 124 से लेके 147 सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज होते हैं, ये 5 जज कॉलेजियम सिस्टम, ये 5 जज क्या करते हैं? ये 5 जज ब्राह्मण, 5 जज जो होते हैं, ये 5 जजों के माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम डेवलप किया। 5 जज, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, ये डिसाइड करते हैं 5 जज ब्राह्मण। आर्टिकल 124 से 147 है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट आता है 214 से 233। हाई कोर्ट के ऊपर ब्राह्मण का कब्जा, सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर ब्राह्मण का कब्जा, मतलब जुडिशरी पर ब्राह्मण का कब्जा। पार्लियामेंट अगर आप देखेंगे आर्टिकल 79, पार्लियामेंट आता है 79 पार्लियामेंट, 79 के बाद 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। राज्यसभा के ऊपर ब्राह्मण का कब्जा, लोकसभा के ऊपर ब्राह्मण का कब्जा। आर्टिकल 52 देखिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने रबर स्टैंप बनाया, मतलब कि जुडिशरी पर ब्राह्मण का कब्जा, मीडिया पर ब्राह्मण का कब्जा, पार्लियामेंट पर ब्राह्मण का कब्जा। आपके जो एमएलए होते हैं, एमपी जो होते हैं, एमपी का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टाइम कम है। एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, आर्टिकल 105, अगर आप 105 देखेंगे तो आर्टिकल 105 के तहत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो उसको बोलने की पूरी आजादी होती है। पार्लियामेंट में वो बोल सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो अपना समाज का दुख दर्द जो है वो बोल सकता है, पार्लियामेंट में बोल सकता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 105 के तहत वो अगर पार्लियामेंट में बोलता है, लोकसभा में या राज्यसभा में अगर वो बोलता है, तो उसके विरोध में ना तो हाई कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है, ना तो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है, मगर वो बोलता नहीं है। आर्टिकल 105 में लिखा है स्पेशल प्रिविलेज एंड पावर, स्पेशल प्रिविलेज है। आर्टिकल 19 के तहत वैसा ही फंडामेंटल राइट के जैसा ही उसको पावर है, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसने संसद में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का व्यक्ति है, वो संसद में नहीं बोलता, जबकि उसको आर्टिकल 105 में फुल पावर है। एमएलए 194, आर्टिकल 194 के तहत एमएलए जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए है वो एमएलए असेंबली में बोल सकता है, एमएलसी असेंबली में बोल सकता है, उसके लिए भी सेम पावर है, स्पेशल प्रिविलेज एंड पावर। जो हमारे प्रतिनिधि है वो हमारे लोगों की बात नहीं करते हैं। कहने का मतलब, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, कभी लालू प्रसाद को अरेस्ट करते हैं, कभी किसी को ईडी, आईबी, सीबीआई का डर दिखाते हैं। हेमंत सोरेन को भी अरेस्ट किया, हेमंत सोरेन के लोगों ने कुछ किया? मेश्राम साहब को एक दिन के लिए अरेस्ट करके दिखाओ, मेश्राम साहब को एक दिन के लिए अरेस्ट करके दिखाओ, पूरे भारत में कैसे हंगामा होता है। तो ये है नेशनल लेवल का एक संगठित शक्ति का ताकत। उनके पास एमएलए है, एमपी है, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। हमारे लोग बोल सकते हैं, संविधान ने उसको अधिकार दिया, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। तो ये सारा आज के तारीख में नेशनल लेवल का जो आंदोलन खड़ा है, नेशनल ताकत खड़ी है, संगठित शक्ति खड़ी है। संगठित शक्ति से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, संगठित शक्ति से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए संगठित शक्ति को जो रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग 6 लाख गांव में जाना चाहते हैं, 6 लाख गांव का संगठन खड़ा करना चाहते हैं। और 6 लाख गांव का अगर संगठन खड़ा करेंगे तो तब ही इस देश में जैसा हम चाहेंगे वैसा हो सकता है, जैसा हम कहेंगे वैसा हो सकता है। तो इस दिशा में और इस डायरेक्शन में आप लोग, हम लोग काम करेंगे, ये उम्मीद और ये जो
हमारा कलकत्ता में जो 1 सितंबर को स्टेट कन्वेंशन होने जा रहा है, ये प्रोग्राम अरेंज करने के पीछे मकसद ये है कि यहाँ से ज्यादा फंडिंग, ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट वहां आनी चाहिए। इतनी ही बात आज के इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा। आपने मेरी बात सुनी, थैंक यू वेरी मच।